Hello guys, let's crack UPSC CSE and myself K. Mukesh Singh, and today I am going to discuss one of the most important topic of biotechnology science take GS paper 3, and the name of topic is आप सब जानते हो, you all are familiar with the topic. Okay, so the name of topic is in vitro fertilization and birth control. तो एक तो है कि हमने इन दो टॉपिक को क्यों लिया आज, क्योंकि IVF के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी टेक्निक हैं जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है बर्थ कंट्रोल। तो ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है, आपको काफ़ी मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप सब बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि आप सब लोग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड वीडियो को शेयर भी करना है, देखना भी है, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को अनअकैडमी का लेना है। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने से आप लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। इन दिस once you will get the subscription, you will get daily live classes, structured courses, live tests and quizzes, and unlimited access of videos, and you are eligible for download the unlimited videos and PDF file। ये सब आप कर सकोगे। इसके लिए सिंपल सा करना क्या है, एक सब्सक्रिप्शन लेकर के आप लोगों को अनअकैडमी का, ठीक है, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप क्लास को प्रॉपर कर सको और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकिए। मैं अपने विषय में पहले आप लोगों को बता दूं, माई सेल्फ के मुकेश सिंह एंड आई एम सिंस 2004 आई एम टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स इन GS, साइंस टेक, जनरल साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। अभी करंटली मैं दिल्ली में कई सारे जो रेप्यूटेड एकेडमी हैं, मैं उनके यहाँ क्लास ले रहा हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टीज। और इसके अलावा at this platform you will get more than 100 top educators. So guys, what are the upcoming courses and the comprehensive जो syllabus है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो comprehensive syllabus में क्या क्या आप लोगों को बताया जाएगा। और फिर हम लोग बात करेंगे फी का। फी में यहाँ पे एक पैकेज है आइकॉनिक, दूसरा है प्लस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आइकॉनिक लेना है या प्लस। पर अगर सजेशन की बात रहा तो मैं कहूँगा कि एवरीवन टुक and iconic subscription, because this examination is long term examination, it need extensive preparation, and for that you need to take subscription of iconic। and for iconic subscription 12 month का जो फी है जस्ट 69,500 रुपीज है। और उसमें भी अगर इस कोड को यूज करते हैं MKS1 को, यू विल गेट 10% इमीडिएट कंसेशन। सो जस्ट यू नीड टू पे 62,550 रुपीज। और इसमें अगर आप 24 मंथ और 36 मंथ लेते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज यू नो बेटर देन मी, देन अगेन बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% कंसेशन। और इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस चाहिए, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच चाहिए, डेली मैथ क्वेश्चन से प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक। अब यहाँ पे लाइव क्लास के अलावा जो टेस्ट सीरीज है UPSC का तैयारी में आपको प्री और मेंस का दोनों का टेस्ट सीरीज यहाँ मिल रहा है आप लोगों को। अनलिमिटेड प्रैक्टिस का मतलब हुआ प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करना है, प्लस मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर शेड्यूल मतलब कैसे तैयारी करोगे, क्या क्या उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। पर्सनल कोच का मतलब हुआ कोच विल गाइड यू एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। डेली मैथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन जो भी आप लिखते हो उस पे या हम जो क्वेश्चन देते हैं उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए, आपका आंसर को चेक करके आपको दिया जाएगा। और स्टडी प्लानर क्या है, थ्रू आउट ईयर आपको किस हिसाब से प्लान करना है, बिकॉज एग्जामिनेशन मेनली वर्क ऑन प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी होगी तो फिर सिलेक्शन आपका आसान हो जाएगा। पढ़ते तो सब लोग हैं। पर्सनलाइज फीडबैक, इंडिविजुअल जो भी बच्चे हैं क्या प्रोग्रेस है उसका फीडबैक मिलेगा आप लोगों को। सिर्फ करना क्या है, इस कोड को यूज करके आप इवन ऑप्शनल में भी, जब देखो ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है, इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ भी आपको 27,500 रुपये में ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और कोड यूज करने के बाद यहाँ भी आपको 10% कंसेशन अगेन मिल रहा है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस, और मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब बात है कि कब ज्वाइन करेंगे, कब करना चाहिए तैयारी। देखो, नीड नॉट टू वेट फॉर द लॉन्च ऑफ द कोर्स। कोर्स के लॉन्च होने का वेट करना नहीं है, बेटर है कि ज्वाइन जितना जल्दी हो कीजिए, ताकि अपनी तैयारी को आप टेस्ट दे सकें एंड यू विल गेट एज ओवर अदर
एस्पिरेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग का जीएस पेपर 3 का साइंस टेक्नोलॉजी है। आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक में, और बायोटेक में जो हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड आईवीएफ। चलो हम चलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के विषय में जानते हैं। ये पिल्स या क्या है और क्या अदर मेथड्स है। यहाँ पे कुछ सारे डायग्राम आप लोग देख रहे हो। बर्थ कंट्रोल का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन जो है उसको अगर हमें कम करना है, हमें बर्थ को कंट्रोल तो करना ही करना है, सब लोग जानते हैं आप लोग। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हुआ कि हम ऐसे डिवाइस को हम यूज करें कि ताकि वीमेन कोई प्रेगनेंसी कंसीव ना कर सके। सो इन ऑर्डर टू check the conceiving of pregnancy, we develop different contraceptive methods. So these are the things that are given here. आप देख सकते हो डायग्राम में, आपको काफी कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप इसमें से किसी एक का भी यूज करके आप प्रेगनेंसी में इंटर करने को से आप बच सकते हैं। रही बात तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, और इसके क्या क्या फायदे होंगे भाई। देखो, एक सिर्फ ये नहीं है कि हमें पॉपुलेशन ही कंट्रोल करना है, हमें इसके कई सारे अदर बेनिफिट हैं। पहला, एक तो ठीक है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, जो है पॉपुलेशन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है इसको भी तो कम कर सकोगे। क्योंकि देखो अभी कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है, कोरोना वायरस का क्या हुआ, कितने लोग क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी है। ऐसे ही कई सारे वायरस हैं, जैसे एड्स का वायरस हो गया, ये एसटीडी है, हर्पिस हो गया, सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया, ये सब क्या है एसटीडी डिजीज है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इससे अगर पता करो कि भाई फीमेल का बर्थ रेट क्या है और सर्वाइकल कैंसर ये जो कॉज कर रहा है उसकी क्या मोर्टेलिटी है, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसे डिवाइस का यूज करना कितना सेफ होगा, हाइजीनिक भी है। तीसरा कि अदर जो भी वीमेंस जो अर्ली एज में नहीं चाहती है कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना, तो वो भी बच सकती हैं। जैसे मान लो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अभी जॉब में नहीं है बहुत सारे लोग, दे वांट टू प्लान देयर लाइफ, दे वांट टू प्लान देयर चाइल्ड। डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वंस दे इंटरेस्ट इन द मैरिज दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड। चाइल्ड की कोई प्लानिंग नहीं। इंडिया में भी प्रॉब्लम है, भाई चाइल्ड का हमें कोई प्लानिंग नहीं है, क्या एजुकेशन होगा, कैसा उसका लाइफ स्टाइल होगा, तो आपको प्लान करना होगा। डेवलप जो भी नेशंस है वहाँ पे सब की प्लानिंग की जाती है। दैट्स वाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाइल्ड प्लानिंग में भी आपको हेल्प करेगा। फैमिली को प्लान करना, फैमिली प्लानिंग क्या मतलब है, बर्थ को कंट्रोल करना। फैमिली प्लानिंग का ये भी मतलब होता है कि पूरे परिवार को प्लान वे में आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव ऑर्डर में आगे बढ़ना, ठीक है ना। कोई भी चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, या जो फ्रीक्वेंट जो प्रेगनेंसी में वीमेन इंटर करती हैं कि भाई कई सारे बच्चे उनको हो जाते हैं, तो वैसे में एक गैप भी लेकर के चलना, इन सब के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जरूरत होता है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को, कई लोगों को हम मिसगाइडेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब हुआ कि सिंपली कि चाइल्ड को आने से रोकना है, जबकि इसका जो अदर एडवांटेज है हम सोचते ही नहीं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में अगर जब हम जाते हैं किसी डॉक्टर के शॉप पे, तो इस तरह की कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी डिवाइस हो, उसको यूज करने से हम बचते हैं, जो बिल्कुल हमें बचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शर्माने या हिचकने की जरूरत नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट हेल्प यू इन मेकिंग योर लाइफ बेटर, एंड दैट्स वाई everyone those who are not aware, so it's your responsibility being a future administrator, make them aware about the uses of all these devices, the uses of all these medicines, and क्या क्या उनके लाइफ में क्या क्या इससे बेनिफिट होने वाले, इस सब बताइए। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा समझ पाओगे। आप लोग इसको आराम से पढ़िए, और हम लोग एक एक करके इस पे बात करेंगे। यहाँ पे साफ सब लिखा हुआ है, although there are many different types of birth control, they can be divided into few groups based on how they work। साफ सब बात है कि कई सारे बर्थ कंट्रोल बर्थ को कंट्रोल करने वाले मेथड्स हैं, उसमें से यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे उसको हमने कुछ ग्रुप में बांट दिया है, और उसी ग्रुप के अंदर हम लोग कई सारे का चर्चा करेंगे। पहला है मेथड, वो है हार्मोनल। हार्मोनल का मतलब हुआ कि हम इसमें मेडिकेशन करेंगे, मतलब हार्मोन का ही यूज करेंगे, और वो जो हार्मोन्स होगा वो मेडिकेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ओवुलेशन, ठीक है। मीन्स
ऐसे दवाओं को हम लोग देंगे जो ओवुलेशन को, अंडोत्सर्ग को, एग को ओवरी से रिलीज होने में, ठीक है, उसको रोके और इस प्रकार से हम बर्थ को कंट्रोल कर सके। अब हार्मोनल मेथड में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, इसमें आता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये पिल्स आप ओरल ले सकते हो या वेजाइनल ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसमें आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का नाम क्या है, डेपो प्रोवेरा, आप यहाँ पे देख सकते हो इंजेक्शन का नाम, ठीक है। तो ये है इंजेक्शन का नाम, डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन है। इसके अलावा नॉर प्लांट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या जो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होता है, उस पिल्स में क्या होता है, ये प्रीलिम्स में पूछता है सवाल। तो दैट pills contain estrogen and progesterone. These two are the hormones released by the women, ठीक है, and that help in suppressing ovulation, एग के रिलीज को, ठीक है, सप्रेस करने में हेल्प करता है। और मस्ट बी टेकन डेली रिगार्डलेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। भाई जो सेक्स है चाहे वो कितना बार भी हो, पर इसका जो प्रैक्टिस अगर हम लेते हैं इन मेडिसिन का, तो हमें रेगुलर लेना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे किसको हम यूज करेंगे। पहला चलते हैं डेपो प्रोवेरा जो इंजेक्शन है, ये क्या करता है, ये भी वही करेगा। सारे के सारे जो भी मेजर, सबका एक ही पर्पस है कि किसी भी तरीके से स्पर्म्स का एक के साथ फ्यूजन ना हो, और अगर फ्यूजन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो, मतलब वीमेन एट एनी कॉस्ट वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करे, ठीक है। जहाँ पे इंजेक्शन की बात है तो इंजेक्शन कोई ना कोई डॉक्टर ही देगा, इसके लिए आपको डॉक्टर के जो भी क्लिनिक है वहाँ विजिट करना ही होगा। हाँ, अब रही बात कि कितना बार इसको इंजेक्शन को लेने पड़ेंगे, तो वंस एवरी 3 मंथ, प्रत्येक 3 महीने पे इसके आपको एक इंजेक्शन लेना होगा टिल यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, योर लाइफ विदाउट एनी कॉन्सेप्शन। दूसरा मेथड यहाँ पे है मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स। मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स, ये पिल्स हम तब लेते हैं जब वीमेंस दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग एंड वंस शी गेट कंसीव द प्रेगनेंसी and after that the couples are in search of some medicines and some injections. So for that couples, the medical termination pills is one of the effective measures, okay, so that will help in terminating the ongoing pregnancy को terminate करने में help करता है। अब यहाँ पे बात रही कि ये कब ले सकते हैं, और सो वंस यू, आपका जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, एमसी जो है, एमसी का एक डेट होता है, आपको पिछला एमसी पता है, उस एमसी से लेकर के आने वाले 72, हम लोग बोलते हैं कि 2 तरह का पिल्स है। एक हुआ कि भाई मैं कहूँ एमटीबी, एमटीबी का मतलब हुआ अगर आप 68 से 72 दिन के भीतर लेते हो तो ये सेफ माना जाता है, पर बेटर रिजल्ट 45 डेज के पहले लेना पड़ेगा आफ्टर कंसीविंग द प्रेगनेंसी। वंस यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो आपका जो पिछला जो एमसी था वहां से दिन को काउंट करना है, 45 दिन बेस्ट माना जाता है, लास्ट 68 से 72 डेज माना जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये है कि ये जो पिल्स है एक और, जैसे हम लोग जो प्रेगनेंसी जो रिस्क है उसको अगर कम करना हो तो आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आप 72 आवर के भीतर भी इस दवा को ले सकते हो, और वो पिल्स अलग होता है। और जो अगर आप 72 आवर के भीतर नहीं ले पाते हो किसी कारण से, और आपको 5 दिन 6 दिन या 10 दिन के बाद जब उल्टी होना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि आज नाउ यू आर प्रेग्नेंट, इन दैट सिनेरियो वन टेक द एमटीपी पिल्स, ठीक है, और डिफरेंट कंपनीज का मार्केट में लेके आ चुका है इसका, और वो लेना है बिफोर 45 डेज और एट लास्ट 68 डेज, 68 दिन के बाद लेना नुकसानदेह होगा। ठीक वैसे ही दूसरा है स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स का मतलब हुआ स्पर्म किलर, ठीक है, ये भी मेडिसिन होता है दैट किल स्पर्म्स। when this medicine comes into contact with the sperms, so then this medicine act on sperms and kill them, and this phenomena of killing of sperm is called spermicides, and here we are using some medicines in order to kill or destroy the sperms, that's why known as spermicides. तो स्पर्मिसाइड में होता क्या है, देखो यहाँ पे होता है नॉन ऑक्सिनाइल 9, ठीक है, और यही दवा है जो उसको मारने में मदद करता है, इसको स्पर्म को। स्पर्मिसाइड्स के विषय में कहा जाता है इट कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे जेली के फॉर्म में हो सकता है, फोम के रूप में हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, और एक ट्रांसपेरेंट फिल्म भी हो सकता है। इन सबको हम लोग करते क्या है, इसमें से किसी का भी यूज करेंगे तो
all are placed in the vagina and spermicides work best when they are used at the same time as a barrier method. इस बात को याद रखना है क्योंकि स्पर्म को बांधना है at the time when the sperm enters the woman's body, at the time it works effectively. So remember all these things. ठीक है, इनको याद रखना आप लोगों को है। अब चलते हम लोग हैं अगले स्लाइड की तरफ। दूसरा जो मेथड हमारे पास है ये है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब हुआ कि हम ऐसे कुछ डिवाइस का यूज करेंगे जो स्पर्म्स को एक से मिलने ही नहीं देगा। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से हम कौन कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो देखो एक तो हो गया कि भाई मेल कंडोम है, फीमेल कंडोम है, डायफ्राम हो गया, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स हैं, या कॉपर टी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सारे वो चीज है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि दैट द कंडोम इज ओनली फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल दैट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो फॉर्म है जो आपको एसिड से बचाता है, इसलिए इसका यूज करना ज्यादा हेल्दी होगा। इवन ये HIV के अगेंस्ट भी बैरियर का काम करता है। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे पास जो चौथा मेथड है वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD। ये डिवाइस क्या है, देखो स्पर्मिसाइड्स को हमने अलग से नहीं लिया था इसलिए चौथा पॉइंट है, अदरवाइज ये स्पर्मिसाइड को थर्ड में लेते तो भी फोर्थ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो IUD में क्या होता है, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड इनटू द यूटेरस। सो हम कहाँ डालेंगे, यूटेरस में डालेंगे। वेयर दिस स्टे फ्रॉम 1 to 10 years, 1 से 10 साल तक रह सकता है। एंड IUD and prevent the fertilized egg from implanting in the lining of uterus and may have other effect as well। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, ये सबसे लंबे समय तक इफेक्टिव रहेगा, लेकिन ये करता क्या है, जो यूटरस की लाइनिंग है, यूटरस आप लोग देख रहे होंगे, दिस इज द यूटरस। जो यूटरस है यहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद जो एग है, ये फर्टिलाइज एग है, मान लो इम्प्लांट होने आ रहा है यहाँ पे, इस वाल से इसको चिपकने में नहीं देगा और इस प्रकार से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगा। दिस इज द वन ऑफ द सच मेथड दैट हेल्प इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स के रूप में काम आता है। अब है पांचवा हम लोग बात करते हैं, वो है ट्यूबल लाइगेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन, वाइडली नोन एंड परमानेंट मेथड ये है। ठीक है, और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मेडिकल प्रोसीजर इज परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर वीमेंस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के उपाय होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टमी, एक होता है वेसोक्टमी। ट्यूबेक्टमी का मतलब हुआ कि जिसमें हम ट्यूबेक्टमी में लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग जान लोगे। ट्यूबेक्टमी इसमें क्या होता है, जो फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग उसको काट के बांध देते हैं, आइदर टाइट और बंड क्लोज्ड। The sperm cannot reach the eggs and egg cannot travel to the uterus। हम फॉलोपियन ट्यूब को ही बांध देते हैं, नतीजा क्या होता है, स्पर्म जा पाएगा ना एग आ पाएगा। और आगे डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो दूसरा है वेसोक्टमी। इस मेडिकल प्रोसीजर किसका है, किसके लिए, मेल के लिए है। और यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, तो मेल के लिए है। और इसमें स्टेरिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे याद रखना कि ये भी एक परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड है। और इन दिस मेथड वास्ट डिफरेंस जो होता है मेल में, उसको हम लोग काट करके उसको हम लोग बांधने का काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे, डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो स्टेरिलाइजेशन का। दो मेथड मैंने बताया था अभी आप लोगों को, वन इज द ट्यूबेक्टोमी, अदर इज द वेसोक्टोमी। थर्ड डायग्राम को कोर्स देखो, ये वीमेन का बॉडी है, यहाँ पे वीमेन का यूट्रस का पोजीशन है, ये जा रहा है फॉलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब, ये फॉलोपियन ट्यूब यही है। इसी ट्यूब को हम यहाँ पे क्या बांधने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और काट दिए तो कहोगे ट्यूबेक्टोमी, बांध दिए तो क्या होगा, ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, तो ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टोमी बोथ आर द सेम थिंग्स एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द फीमेल स्टेरिलाइजेशन। सिमिलरली मेल में दिस इज द टेस्टिस ऑफ द मेल्स। अब यहाँ से भी गुजर रहा है, ये है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पे एक पतला सा धागा सा ट्यूब गुजरता है, दिस इज कॉल्ड द वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस। अब इस वास्ट डिफरेंस को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, इस ट्यूब को कहाँ पे काटेंगे और काट करके बांध देंगे। देखो ये बाहर निकाला, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया,
फिर यहाँ पे कट करके इतना हटा दिया, फिर इसको यहाँ दोनों सिरे से बांध दिया, दिस इज कॉल्ड द वैसेक्टोमी। तो विच वन इज द इजियर? यहाँ पे क्या होगा, वीमेन को आपको एनेस्थीसिया देकर के बेहोश करना पड़ेगा, फिर लंबा कट लगाना पड़ेगा, फिर जाके इसको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, फिर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो दिस इज मोर, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है। सो वीमेन आर, ठीक है ना, वीमेन को इसमें इसको रिकवर करने में समय लग जाता है। ये काफी इजी होता है, सिंपल सा चीरा लगता है और ट्यूब को निकाल करके काट करके बांध देते हैं। सिंपल सा ये इलाज है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड एंड दैट्स व्हाई मेल एक्सप्लॉयशन क्या होता है, मोर सिक्योर्ड है, मोर सेफ है। तो आप लोग इसे बात याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस नीड नॉट टू इजैकुलेट इन द वीमेन्स रेदर टू इजैकुलेट आउटसाइड वीमेन, ओके, आफ्टर इंटरकोर्स। ये सभी तमाम मेथड्स होते हैं, तो आपको जानना चाहिए सबको। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं यहाँ पे आईवीएफ की बात करेंगे। देखो आईवीएफ हम लोग बात करें, आईवीएफ में हम लोग बात यहाँ पे जो कर रहे हैं वो है आईवीएफ का पूरा, पहले समझो कि आप लोग सब जानते होंगे कि व्हाट इज आईवीएफ। सो आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यू ऑल नो व्हाट इज आईवीएफ। सो आईवीएफ स्टैंड्स फॉर, गाइस रिमेंबर वन थिंग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन दिस व्हाट वी विल डू, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम्स देखते हैं फिर समझते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं। और देखो, लाइक अदर assisted reproductive technology, this is one of that, this is widely accepted, most common, most ever known and frequently available है। ये सभी जगह यही चल रहा है, इसलिए काफी चर्चा में होता है। एंड मोस्टली यू आर गेटिंग आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम आईवीएफ, नॉट फ्रॉम द अदर्स। others are also okay the method like the IVF। तो ये सारे भी मेथड्स हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझते हैं, फिर हम बात करेंगे। सी IVF here stands for what? So IVF stands for in vitro fertilization। IVF का मतलब क्या हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसका फुल फॉर्म, इन विट्रो का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम, इसका मतलब हुआ आर्टिफिशियल मीडियम में हमें फर्टिलाइजेशन करना है। तो जो वीमेन्स के बॉडी में होता है दैट आर नेचुरल मेथड, अगर यही वीमेन के बॉडी से बाहर हो तो क्या कहेंगे लोग, आर्टिफिशियल। इट इज वन ऑफ द मोर वाइडली नोन टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अदर ART मेथड आर, वन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, थर्ड गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, फोर्थ जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, देन ट्यूबल embryo stage transfer TET and then intracytoplasmic sperm injection ICSI। अब यहाँ पे इन तमाम पे हम लोग एक एक करके हम बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज का सेशन सिर्फ IVF पे होगा, अदर्स के लिए आप लोगों को अनअकैडमी के अलग जो दूसरा क्लास होगा उस वीडियो को आप लोग देखना, जिसका हेडिंग होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और उस पर मैंने एक अलग से मैं वीडियो बना दिया हुआ हूँ, उसको आप लोग प्रॉपर समझना आप लोगों को। चलिए चलते हैं IVF। IVF is a process that help infertile couple become pregnant by joining the egg and sperm together in a lab to create embryo that can be transferred back into the woman's uterus। सिंपल सा बात है कि those couples, those who are infertile, cannot able to get conceive pregnancy, so this is designed for that couples। कई महिला है कई सारे समस्याओं से जूझते हुए होता है, कई दफा यूट्राइन कैंसर्स हैं, मल्टी ओवेरियन सिस्ट हैं, अदर यूट्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, या अगर एक का काउंट सही नहीं, कई कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या उसके हस्बैंड में कोई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो इन दैट प्रॉब्लम्स इफ यू वांट टू रिजॉल्व दिस थिंग्स वी नीड टू डू गो फॉर दैट। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग that happens in the scientific arena, and now it enables infertile couple to become pregnant, and how the thing will carried out हम लोग आज उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब IVF में होना क्या, सिंपली भाई जो वीमेन है उससे एग लेंगे, एग को लेकर के उसको आर्टिफिशियल मीडियम में फर्टिलाइज करवाएंगे, ये स्पर्म्स को लेकर के, और फर्टिलाइज करवाने के बाद अगेन उसी वीमेन के यूट्रस में हम उसको इम्प्लांट कर देंगे once the egg reaches into 6 or 8 cell stage, और वहां के बाद वीमेन प्रेगनेंसी कंसीव करेगी और फिर वही आगे
एक बच्चे को जन्म देगी। तो ओवरऑल इसका जो थीम है यही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है हम लोग इसमें सेशन में उस पर बात करेंगे। टेक्निकलिटी क्या क्या है उस पर बात करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिवली उस पर बात करेंगे, और इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज हम लोग उस पर बात करेंगे। चलते हैं आगे। इट हेल्प कपल अक्रॉस ग्लोब टू ओवरकम वाइड वेराइटी ऑफ diagnosis and realize their dream of becoming parents. IVF worked by using a combination of medicines and surgical procedures to help sperm fertilize an egg and help the fertilized egg implant in your uterus. So guys remember all these things. चलते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर समझाया हुआ है। फर्स्ट प्रोसेस स्टेप क्या है, स्टेप वन हम लोग क्या करते हैं, एग प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोनल थेरेपी। मतलब सबसे पहले वीमेंस को हार्मोनल थेरेपी करेंगे ताकि कंट्रोल्ड वे में हम एग को प्रोड्यूस करें। उसके बाद स्टेप टू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग रिट्राइवल फ्रॉम ओवरी। जो ओवरी में जब मैच्योर हो जाता है, सारे एग जो है हमें नहीं लेना होता है, हमें कुछ ही एग को लेना होता है जो आगे बढ़ करके फर्टिलाइज हो सकता है और वो हमें एक बच्चे को दे सकता है। तो हम एग को निकालेंगे ओवरी से और इसे हम एक ट्यूब में हमने एक वॉच ग्लास में डाल दिया हुआ है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग रिट्राइवल। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम स्पर्म सैंपल जो है यहाँ पे हम पहले से ले चुके हैं, प्रोवाइडेड है। अब इस एग से यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सो एग एंड स्पर्म्स कंबाइन टू अलाउ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है उसमें डिवीजन शुरू होगा और उस डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। सो दैट बिगिंस नाउ एज अ रिजल्ट वन सेल बिकम टू सेल। तो जो जाइगोट होगा, क्योंकि 23 क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द स्पर्म्स, 23 क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द एग्स। सो द जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम। मान लो ये जाइगोट है तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। अब ये जाइगोट में डिवीजन होगा, अगेन वन बिकम टू। ये आगे जो डिवीजन होना है ये होगा माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन याद रखना। आज रिजल्ट क्या होगा, इक्वल गैमेट बनेंगे 46 मतलब 2 बनेगा, यहाँ पे फिर डिवीजन होगा 4 बनेगा, फिर डिवीजन 8 बनेगा। 8th स्टेज में आफ्टर डूइंग हार्मोनल थेरेपी ऑफ द ह्यूमन यूटेरस दे अलाइन दिस 8 सेल ब्लास्टोसिस्ट। ये जो एक्सेल स्टेज है द ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज में नाउ वी आर थ्रू यूटेरस वी आर सिंपली implanting in the uterus, and once implantation become completed the woman is declared as a she become pregnant, and the sign of pregnancy is stoppage of next menstruation in the women। अगला MC जो है नहीं होगा women में। दिस इज द परफेक्ट साइन ऑफ द women ओके कंसीव ऑलरेडी द प्रेगनेंसी। तो यही ये बात है, इसको समझना है। सो ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। सो इन दैट रिगार्ड यू नीड टू राइट ओके एवरी डिटेल्स वन बाय वन। यहाँ पे एक डायग्राम है प्रॉपर डिटेल में दिया हुआ है, आप समझ सकते हो कि दिस इज द ओवरी और ये ओवरी यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ओवरी का तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओवरी में ही एक क्या होता है, ये एक बनता है। एक का जो बनने का प्रोसेस है दैट आर कॉल्ड oogenesis। सो oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरी। एज ए रिजल्ट एक फॉर्म, एक बनने के बाद एक मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से ये रिलीज होता है। सो दिस रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरी into the towards fallopian tube, into the fallopian tube is called ovulation। So as a result of ovulation the egg reaches into the fallopian tubes। अब यहाँ पे ये पहुँच गया, ये egg है, इसी को हम बोलते हैं oocytes। अब once okay if the women get sperms और women body में अगर sperm आता है तो now the sperm starts traveling through this route। ये vaginal opening है, यहाँ से sperms आएगा, ये आगे बढ़ेगा। नाउ स्पर्म दोनों साइड में आगे बढ़ेगा ये, और ये भी स्पर्म पहुंच जाएगा कहाँ पे, स्पर्म आएगा यहाँ पे द फॉलोपियन ट्यूब। जहाँ पे इसका मुलाकात किससे होगा, एक से होगा। रिजल्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इन वाइवो नेचुरल हो रहा है बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर यही इसी स्टेप्स को अगर हम यहाँ ना होकर करके अगर हम किसी ट्यूब में करते हैं बिकॉज ऑफ यूट्राइन डिसऑर्डर्स द वीमेंस, अगर हम किसी वाश ग्लास में करते हैं इसको, अगर किसी ग्लास में करते हैं इसको, यहाँ पे हम एक को यहाँ से हम ओवुलेट करा कर ले लें और स्पर्म को यहीं पे लाकर फर्टिलाइज करें। अब फर्टिलाइज जब हो जाए और जैसे यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 से बनते जा रहा है और यहाँ पे आके क्या इम्प्लांट हो रहा है। ठीक वैसे ही जब यहाँ से एक जो स्पर्म में फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना, वो जाइगोट अब आगे डिवाइड करे और यहीं पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16
ऐसे बने और सेलुलर स्टेज में 8 स्टेज में लाकर उसको इम्प्लांट करवा दें। तो इम्प्लांटेशन अपनी ह्यूमन बॉडी में हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय मेडिकल प्रोसीजर्स थ्रू ओके दिस ओपनिंग और विजाइनल ओपनिंग वी आर परसुइंग इट, और हम यहाँ पे इसको इम्प्लांट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द इन विट्रो इम्प्लांटेशन। ये सारा जो प्रोसेस है इन विट्रो हो रहा है, ये नेचुरल मेथड का बताया हुआ है यहाँ पे, तो देख रहे हो नेचुरली इट टेक्स प्लेस इन दैट वे। Once we are using the artificial method, so in that we are using things differently, but entire procedures in both the methods are almost similar. The only thing that makes this process different is the here it takes place in the women's body in natural circumstances, but if we carried out all these things in a vast glass or in test tube, that are called in vitro. In vitro means in synthetic medium, in artificial medium, not in a natural medium. रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब बात हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो ये आप लोगों को यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट कम्स इन दिस प्रोसेस। स्टेप्स आर गिवन, यू नीड टू रीड ऑल दीज स्टेप्स। और अब यहाँ पे देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कौन कौन से स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। IVF साइकिल टेक्स प्लेस अबाउट 2 months टू कंप्लीट। कितना टाइम लगता है इसमें, टाइम लगता है 2 months टू कंप्लीट। तो द बेसिक आउटलाइन ऑफ द साइकिल इज एज फॉलोज। So first one is the pre-cycle appointment, second one is preparing the ovaries for stimulations, third one is the ovarian stimulations and monitoring, fourth one is the trigger shot and egg retrieval, fifth one is embryo development in the lab, and then embryo transfer, and finally pregnancy testing and monitoring। ठीक है, तो ये these are those steps। इस सारे steps में almost 2 महीने लगता है। After okay, once the woman declared now she become कंसीव द प्रेगनेंसी, तो वहां से 9 महीने का समय लगेगा, और तब जाकर टोटल कितने महीने लगे, 9 + 2 11 महीने। तो 11 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होगा। अब इसका पहला स्टेप देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन IVF इज टेकिंग फर्टिलिटी medications for several months to help your ovaries produce several eggs that are mature and ready for fertilization। ये पहला काम हमें करना पड़ता है, and this process is called okay induction or ovulation induction। So you may get regular ultrasound or blood test to measure your hormones level and keep track of your egg production। That's मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले अंडर हार्मोनल कंडीशंस egg को मैच्योर करवाया जाएगा। So once your ovaries have produced enough mature egg, the doctor remove the egg from your body and this is called egg retrieval। So this is the second step। आप ऐसे भी लिख सकते हो, second step क्या होगा, egg retrieval। Egg retrieval is a minor surgical procedure that done at your doctor's office or at fertility clinic। ये कहाँ पे होगा, डॉक्टर के क्लिनिक में, अंडर द, ठीक है, डॉक्टर के देखभाल में होगा। So you will get medicine to help you be relaxed and comfortable during the procedures। Using an ultrasound to see inside your body, the doctor puts a thin hollow tube through the vagina and into the ovary and follicle that hold your eggs। ठीक है, so vagina के थ्रू इस ट्यूब को डाल करके वो eggs को निकालना है यहाँ पे, and the needle is connected to a suction device that gently pulls the egg out of its okay follicles। तो वहां से आराम से निकाल लेगा ये। अब लैब में क्या होना है वो देखते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ देखते हैं, ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। In lab, your egg are mixed with sperm cell from your partners or a donors। जब एक ही डोनर सुना होगा आप लोगों का नाम, आपके अपने हस्बैंड भी हो सकता है या आपके डोनर भी हो सकता है, and this is called insemination। So this is called insemination। So insemination are performed in a vast glass and test tube। That's why the whole process is known as in vitro। But because fertilization takes place in the artificial medium, and that's why this is called the in vitro। The egg and sperms are stored together in a special container and fertilization happens। For sperms that have lower motility, they may be injected directly into the egg to promote fertilization। As the cell in the fertilized egg divided and become embryo, people who work at the lab monitor the progress। तो ये सब कौन करेगा, जो लोग वो काम करते हैं वहाँ पे। About 3 to 5 days after the egg retrieval, इसके बाद क्या होता है, so fourth step यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। One or more embryo are put into your uterus। After 3 to 5 days of the egg retrieval,
one or more embryo are put into your uterus. This is called embryo transfer. The doctor slides a thin tube through your cervix into your uterus and insert the embryo directly into your uterus through the tube. Pregnancy happens if any of the embryo attached to the lining of the uterus. Embryo transfer is done at your doctor's office or at fertility clinic and is usually not painful. ये बातें याद रखना आप लोगों को। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है ना। सो प्लान on resting for the rest of the day after your embryo transfer. You can go back to your normal activity the next day. You may also take pills or get daily shot of hormones called progesterone. For the first 8 to 10 weeks after the embryo transfer, the hormone make it easier for the embryo to survive in your uterus. इस बात को याद रखना आप लोगों को। And then the fees for one cycle. सारे प्रोसीजर्स में खर्चा कितना आएगा? दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए है कि भाई जो इनफर्टाइल कपल है वो पेरेंट्स बन सकता है। और कॉस्ट देख लो आप लोग यहाँ पे, दिस इज द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? चूंकि भाई मेडिसिन पे कॉस्ट आते हैं, प्रोसीजर्स में डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, कई सारे टेक्नीशियंस का इन्वॉल्वमेंट, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड देने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं इसके, और उसके बाद ब्लड का टेस्ट होगा फ्रीक्वेंटली, लैब वर्क होता है, फिर एम्ब्रियो स्टोरेज होती है। सो ऑल दी थिंग्स टुगेदर, ठीक है। उसका कुछ फी होता है, दीज आर द फी, ये उसके फी है। और ऑलमोस्ट इंडिया में अगर बात करते हैं हम लोग देखें तो अच्छे हॉस्पिटल में पड़ता है तो 10 लाख, और थोड़ा सा कम अच्छे हॉस्पिटल तो 5 से 6 लाख रुपये आपको लग सकता है। अब यहाँ पे इसका एडवांटेज सिंपल सा है कि आप पेरेंट्स बन जाते हो। सो इट्स simply give opportunity to women with uterine problem and other problems to carry their own fetus. ये एक एडवांटेज, सिंपल सा बच्चा प्राप्त करना ये एडवांटेज है। इस एडवांटेज कैसे कर सकते हैं? तो देयर आर सो मेनी, व्हाट आई सेड, IVF has many steps and it takes several months to complete the whole process. Everyone's body is different and IVF won't work for everyone. Why? Okay, but the body of people are different, so it not work properly and equally for everyone. So this is the risk, and definitely it enhance the risk. So there is a risk like the high risk of ectopic pregnancy. What does it mean? See, once a pregnancy, in general, what happens? Women conceive pregnancy. So in that case, implantation of the fertilized zygote or blastocyst takes place in the uterus. So child grows in the uterus and finally they born out. But in ectopic pregnancy, the pregnancy or implantation of the growing embryo not takes place in the uterus. So instead of uterus, it gets implanted in the fallopian tube or somewhere else, not in the uterus. मतलब यूटरस को छोड़ करके जो इम्प्लांटेशन होगा कहीं और हो जाएगा, आउटसाइड यूटरस होगा, उसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और वहीं पे बच्चा ग्रो करेगा, उसको फिर ऑपरेट करके सर्जिकली फिर उसको निकालना होगा, कई दफ़ा उसमें मर भी सकता है वो। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी यूट्रस में होता है, मतलब बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। एक्टोपिक में यूट्रस को छोड़कर कहीं भी और होगा। दूसरा है यहाँ पे ट्विन और ट्रिपलेट्स। ट्विन का पॉसिबिलिटी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो मीडियम फर्टाइजेशन का है वो है आर्टिफिशियल वास्कुलस है। यहीं पे हम लोग एक को भी लाते और यहीं पे हम लोग स्पर्म को लाते हैं। यहाँ पे स्पर्म एक नहीं है, मिलियंस ऑफ स्पर्म से, एक भी एक नहीं है, कई सारे एग्स हैं। तो देयर इज चांस ऑफ ट्विंस। तो मोस्टली देखा गया है ट्विंस या ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स का भी चांस। ट्विंस कैसे क्रिएट होता है? हो सकता है ये एक, क्योंकि ये अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन है, बट दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज आर्टिफिशियल। नो वन कैन प्रिडिक्ट okay what exact percentage will give only child. So slightly because of any external interference, the after establishment of the zygote once again divide, and upon division they grow separately. That leads to the twins. If two eggs get fertilized by two different eggs, out of that the one zygote grow normally, and while another zygote after some divisions grow separately, so that called triplet. So the chance of twins or the triplet or quadruplet, so that increases. This is the another risk.
and when the number of child more in numbers, so that definitely increase the risk of miscarriage. So this is the another challenge of the IVF. So guys, remember all these things and don't forget to watch, subscribe, and share. So now the question is for today is, what is the ethical aspects of the IVF? Still, there are so many medical hospitals now practices it illegally, and India gradually become hub of this IVF. And even those people, those who are capable to undergo in natural ways, even they prefer to go for the IVF. So what are the reason of? So in that reference, you need to write your answer, and if possible, also show me. Thanks. Bye. Don't forget to subscribe Unacademy. Iconic subscription. Always take iconic subscription and like the video, share the video. Okay, and read about some protocols. This is for you, for your information. So what are the advantages of these protocols, under what condition? Okay, we gave what extent of hormonal therapy. So you need to read all these things. मैंने यहाँ वीडियो में छोड़ दिया आपके लिए पढ़ने के लिए. सब लोग पढ़ते रहिए. क्वेश्चन होगा पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, एक चीज और है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए और आप परमानेंट क्लास कीजिए ताकि आपको अच्छा बेनिफिट